हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। फ्रेंड्स, देखिए यह बुक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है और इस बुक में नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसका इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है एम्स का है, DSSB, PGI, SGPGI, ESIC और भी देखिए बहुत सारा एग्ज़ाम है। स्टेट नर्सिंग का भी एग्ज़ाम है और फिर अभी हाल फिलहाल जो फॉर्म फिलअप हुआ है रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो जिन भी छात्रों ने रेलवे का फॉर्म भरे हैं उसके लिए तो यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो भी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं आप यह वीडियो देख सकते हैं। इस बुक में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्रश्न दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक के साथ साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मिडवाइफरी सब्जेक्ट और मिडवाइफरी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज देखेंगे। और यह बुक देखिए PR यादव द्वारा है जो कि अरावली पब्लिकेशन का है और इस बुक में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। तो किसी भी नर्सिंग के छात्रों को इसमें परेशानी नहीं होगी, आप लोग को अच्छे से इसमें समझ में आएगा। तो आज हम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी छात्र नए हैं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा अगर लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ साथ में मेरे साथ कमेंट में इसका उत्तर भी बताइएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से जो कि वेजिना से है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो हमारा पहला प्रश्न है, वेजिनल कनाल नॉर्मली हैज़। वेजिनल कनाल नॉर्मली हैज़, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेजिनल कनाल नॉर्मली हैज़ एन एसिड इन्वायरमेंट। वेजिनल कनाल में कैसा इन्वायरमेंट होगा? तो यह एक एसिड इन्वायरमेंट होता है। और यह प्रश्न देखिए आपका RPSC राजस्थान नर्सिंग ट्यूटर में पूछा गया है। तो आपको जैसा कि हम बताएं कि अभी जितने भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें दिए गए हैं तो बहुत विभिन्न प्रकार सबके हैं। तो ये RPSC राजस्थान नर्सिंग ट्यूटर में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या था? वेजिनल कनाल नॉर्मली हैज़ एन एसिड इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक हेल्दी वुमेन में वेजिना के ऊपरी 2/3 भाग में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। एक हेल्दी वुमेन में वेजिना के ऊपरी 2/3 भाग में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? तो डोडरलिन्स बैसिलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एसिड मीडियम ऑफ वेजिनल मेंटेन्ड बाय। एसिड मीडियम ऑफ वेजिनल मेंटेन्ड बाय, तो किससे मेंटेन होगा? डोडरलिन्स बैसिली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर और RRB स्टाफ नर्स में भी पूछा गया है। तो जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि जिन भी छात्रों ने रेलवे का फॉर्म भरे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उसके लिए यह वीडियो मैनली रूप से बनाया गया है। तो आप लोग देखिए ये प्रश्न पूछा गया है इसमें, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगला देखिए, pH ऑफ वेजिना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। pH ऑफ वेजिना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कैसा pH होता है? एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग किसमें होती है? बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग किसमें होती है? तो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग वेस्टिब्यूल में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। बार्थोलिन ग्लैंड किसमें पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो वेजिना में बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लैडर को कैथेटराइज करने जा रही है।
उसे अवेयर होना चाहिए कि एक के अलावा बाकी सभी फीमेल यूरेथ्रा के बारे में सही फैक्ट्स है। तो एक के अलावा इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके अलावा फीमेल के यूरेथ्रा के बारे में सही फैक्ट्स है, आप लोग बताइए। तो इट इज़ अबाउट 1.5 इंचेस इन लेंथ, यह तो सही है। इट्स पोस्टीरियर टू वेजिनल और एफाइस। तो सिर्फ इसी के अलावा ऑप्शन नंबर बी के अलावा जो है बाकी सभी इसका ऑप्शन जो है फीमेल यूरेथ्रा के बारे में सही फैक्ट्स है। और इसमें देखिए कौन कौन सा है। इट्स ए पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। यह सभी सही फैक्ट है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी के अलावा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिरामिड। पिरामिड के आकार के टिश्यू जहां पेल्विक फ्लोर और पेरिनियल मसल्स और फेसिया, वेजिना और एनल कनाल के बीच में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यूट्रस से अब प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले वेजिना से स्टार्ट किए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और अब यूट्रस का। तो आपको जैसे बताए टॉपिक वाइज बताएंगे। तो मिडवाइफरी का आज यह पहला क्लास है। तो यूट्रस से स्टार्ट करेंगे। यूट्रस का पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का नॉर्मल पोजिशन कौन सा होगा? तो एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए BHU नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला देखेंगे वेजिना के रिलेशन में यूट्रस का फॉरवर्ड बेंडिंग होना क्या कहलाता है? वेजिना के रिलेशन में यूट्रस का फॉरवर्ड बेंडिंग होना क्या कहलाएगा? एंटी फ्लेक्शन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यूट्रस विथ डिप्रेशन। यूट्रस विथ डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड, यूट्रस विथ डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड आर्क्वेट यूट्रस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज मायोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भी देखिए RRB स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। Which of the following is the mucus lining of the uterine cavity? Which of the following is the mucus line of uterine cavity? तो इंडोमेट्रियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूटेराइन पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? यूटेराइन पेसमेकर जो है यह कहाँ स्थित होगा? तो यह इस्थीमस में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, इस्थीमस नहीं, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस में यह स्थित होगा। यूटेराइन पेसमेकर जो है यह कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं। अगला प्रश्न देखिए व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस? व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस? तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, बाकी दो ऑप्शन यहाँ दिया गया हुआ है। तो बताइए इसमें यूट्रस का नॉर्मल साइज कौन सा होगा? तो 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूट्रस का सामान्य साइज 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसका वजन 60 ग्राम होता है। अगला देखिए द नॉर्मल यूट्रस वेट्स। यह भी वही सेम प्रश्न है, सिर्फ आपका लैंग्वेज चेंज है। द नॉर्मल यूट्रस वेट्स कितना ग्राम? तो 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेगनेंसी में इंडोमेट्रियम को जाना जाता है। प्रेगनेंसी में इंडोमेट्रियम को जाना जाता है, डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रेगनेंसी में इंडोमेट्रियम को डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है फर्टिलाइज्ड ओवम के यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद इंडोमेट्रियम को जाना जाता है। फर्टिलाइज्ड ओवम के यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद इंडोमेट्रियम को किस नाम से जाना जाता है? तो डेसिडुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज, द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एजेस। कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एजेस क्या रेशियो होगा इसका? तो 2:1। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। और जिन भी छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस जो अब हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में समय से पहुंच जाएगा और आप लोग वीडियोस का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, सर्विक्स का लेंथ क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर। अगला देखिए, सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम, सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम, और इसका ऑप्शन है यहाँ पे सर्विक्स कहाँ कहाँ से डेवलप्स होता है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो किससे होता है? मुलेरियन डक्ट से सर्विक्स डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यूट्रस से प्रश्न खत्म हो गया। अब फैलोपियन ट्यूब और ओवरी से हमारा प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, आप लोग देखते जाइए। मिडवाइफरी का देख रहे हैं और टॉपिक वाइज देख रहे हैं। पहले वेजिना का देख लिए, फिर यूट्रस का, और अब फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी का देखेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब से क्या है पहला प्रश्न? फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम। फैलोपियन ट्यूब जो है यह किस एपिथेलियम से लाइन किया गया है? तो यह सिलिएटेड एपिथेलियम से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। अगला प्रश्न देखिए, द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रेंजेस फ्रॉम, द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रेंजेस फ्रॉम, कितना से कितना सेंटीमीटर में रेंज किया गया है? तो 7 से 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और सारा प्रश्न देखिए किसी न किसी नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया है। तो नर्सिंग के अगर कोई भी छात्र हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, पेक सेल्स आर सीन इन द, पेक सेल्स आर सीन इन द, तो पेक सेल्स कहाँ सीन होता है, कहाँ देखते हैं हम लोग पेक सेल्स को? तो फैलोपियन ट्यूब में पेक सेल्स देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट भाग कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट भाग, और यह प्रश्न देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। तो आपको बताएं हम कि यह वीडियो जो है मेनली हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे ही बनाए हैं, लेकिन कोई भी नर्सिंग के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन नर्सिंग रेलवे वाले ज़रूर देखिए। फैलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट भाग जो है यह कौन सा होगा? तो यह इंटरस्टिशियल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा वाला पोर्शन कौन सा होता है? तो एम्पुलरी पोर्शन जो है यह सबसे लंबा वाला पोर्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या क्या है? तो अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन है अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सेम वही क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब का, इसमें पूछ रहा है कि क्या फंक्शन होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नॉन एज। एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नॉन एज सेल्पिंजोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न आपको बहुत सारे नर्सिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही जाता है कि फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे स्टडी क्या कहलाता है, तो सेल्पिंजोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में जाइगोट का विकास होता है। फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में जाइगोट का विकास होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर 7 days। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ओवरीज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ओवरीज के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखिए, आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया है। मैं इसलिए आपको ये बता दे रही हूँ कि आरआरबी स्टाफ वाला ज़रूर, ये वाला आप लोग जो भी आरआरबी का फॉर्म भरे हैं वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए और वीडियो का लाभ उठाइए। ओवरीज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आप लोग को बताना है, तो बताइए। इसमें टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना भी ओवरीज का महत्वपूर्ण कार्य है। यह जो है, यही कथन जो है हमारा सही नहीं होगा। बाकी ओवरीज संख्याएं में 2 होती हैं, यह सही है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना ओवरीज का महत्वपूर्ण कार्य है, यह भी सही है। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना भी ओवरीज का महत्वपूर्ण कार्य है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का कार्य ओवरीज का नहीं, टेस्टिस का होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला टॉपिक हो जाएगा आपका ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन से। तो ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन से अब है, तो क्या प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट कौन सा है, तो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच इज़ द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल्स। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन, तो कहाँ होगा आप लोग बताइए। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन, यह प्रश्न भी आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन, तो कहाँ हो जाएगा, ओविडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। अगला देखिए, डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलने वाले 2 ओवा का फर्टिलाइजेशन होना जाना जाता है। डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलने वाले 2 ओवा का फर्टिलाइजेशन होना किस नाम से जाना जाएगा, तो सुपरफिटेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजून with the mature ovum is called. The process of fusion of the spermatozoon with the mature ovum is called fertilization. ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओवुलेशन इज डिफाइंड एज। ओवुलेशन इज डिफाइंड एज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओवुलेशन इज डिफाइंड एज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन नंबर बी। और यह प्रश्न भी देखिए आरपीएससी राजस्थान नर्सिंग ट्यूटर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ओवुलेशन अकर्स। ओवुलेशन अकर्स तो कब है, 14 days बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ओवुलेशन अकर्स 14 days बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी।
व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। तो बताइए, यह प्रश्न जो है कहाँ पूछा गया है, RA के MSc नर्सिंग में। तो व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो प्रश्न क्या था, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 days बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम, 14 days बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव में 28 दिन के ओवेरियन साइकिल में कौन से दिन ओवुलेशन होता है। मानव में 28 दिन के ओवेरियन साइकिल जो होता है उसमें कौन से दिन ओवुलेशन होगा। तो 14वें दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओवुलेशन होने के बाद ओवम कितने समय तक जीवित रहता है। ओवुलेशन होने के बाद ओवम जो होता है वह कितने समय तक जीवित रहेगा। तो 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द टर्म मिट्टेल स्केमर्ज, द टर्म मिट्टेल स्केमर्ज रेफर्स टू। मिट्टेल स्केमर्ज टर्म जो है यह क्या रेफर करेगा, बताइए। वेरिंग डिग्रीज ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। द टर्म मिट्टेल स्केमर्ज रेफर्स टू वेरिंग डिग्रीज ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फिनोमिनन ऑफ मिट्टेल स्केमर्ज इंडिकेट्स। तो क्या इंडिकेट करता है, ओवुलेशन इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फॉलिकुलर ब्लीडिंग। फॉलिकुलर ब्लीडिंग इज से पेरिटोनियल इरिटेशन होने वाला फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन क्या कहलाता है। फॉलिकुलर ब्लीडिंग से पेरिटोनियल इरिटेशन होने से फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन क्या कहलाएगा। तो मिट्टेल स्केमर्ज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड कॉजेस ओवुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेक्सुअल फंक्शनिंग के एक लेक्चर में नर्स इस फैक्ट को सम्मिलित करने का प्लान करेगी कि ओवुलेशन होता है, कब होता है, जब ब्लड लेवल ऑफ LH इज हाई। सेक्सुअल फंक्शनिंग के एक लेक्चर में नर्स इस फैक्ट को सम्मिलित करती है कि ओवुलेशन जब LH का ब्लड लेवल हाई हो जाएगा, ब्लड लेवल ऑफ LH इज हाई, तब इसका प्लान करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, LH सर्ज अकर्स। LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH सर्ज अकर्स क्या होगा, 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेशन फेज के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेशन फेज के दौरान ओवुलेशन किसके सिक्रेशन से होता है। तो LH सिक्रेशन से ही होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ओवुलेशन कराने के लिए चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा है। ओवुलेशन कराने के लिए चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा होगा इसमें। तो क्लोमिफिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें मिडवाइफरी के कम से कम 800 से 850 प्रश्न हैं। तो हम इसमें आज पहला वीडियो इसका बना रहे हैं। तो रोज़ हम 50-50 प्रश्न देखेंगे, रोज़ 50 प्रश्न को कवर किया करेंगे। तो आज हम 50 ही कर दिए, आज हमारा यहाँ का अंतिम है। इसके बाद इससे आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे दूसरे दिन। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो रोज़ वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाएगा। तो आप लोग को वीडियोस
आपका देखने में आसानी होगी, आप लोग समय से देख सकेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।